नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब हम विधायक लड़े, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। आप ये कह सकते हैं कि हमको पहली बार टिकट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था। खनन को लेके या कुछ लोगों ने आपको धमकी दी थी जिसके बाद पूरा कुरुद बंद रहा था, तो वो क्या इंसिडेंट था और क्या हुआ था उस टाइम पे? धमकियां तो मुझे कई बार मिली, मैंने विधानसभा में भी नंबर दिए थे। तुरंत बंद का जहां तक सवाल था तो वो जनता का रिएक्शन था। तो क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए युवाओं के लिए फुटबॉल को लेके? मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, उसके बाद भी ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में खेल की संस्कृति नहीं। जो दावे होते हैं, जो कहे जाते हैं, वो सब ऐसे। आप माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी आपकी मुलाकात हुई होगी। 2 मीटिंग ऐसी थी जिसमें अटल जी उपस्थित थे। मैंने बाहर निकल के लोगों को कहा कि राजनीतिक जीवन में जिनको हमने आदर्श माना, हम सपने में नहीं सोचे थे कि कभी अटल जी की बैठक में भी भाग लेने का हमको मौका मिलेगा। और कई बार हमने देखा है कि आप अपनी सरकार से ही बहुत सारे, और जो कि जनता के हित में होता है। देखिए, स्पष्ट वक्ता हैं, फायर ब्रांड हैं, क्या हैं, ये आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा गढ़ी गई छवि। और एक सोशल मीडिया वाली भी राजनीति काफ़ी एक्टिव है, खासकर युवाओं में, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये फ्री में मिलने चाहिए लोगों को। टीएस सिंहदेव को आपने बात की है कि एक दिन का सीएम बनाना चाहिए या मैं बना दूंगा, वो क्या था, व्यंग था? वो नहीं, व्यंग व्यंग नहीं था। दोस्तों, कई बार हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है एक छोटे से पल में। अपने स्कूल के सामने से गुजर रहे हुए एक मंत्री को एक छोटे से छात्र ने रोका और अपने स्कूल के हित में कुछ इच्छाएं रखी, और उस बच्चे को हम आप सब जानते हैं अजय चंद्राकर जी के नाम से। अजय जी ने दिखाया कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, आपकी सेवा बन जाती है। आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष की, उनके सोच की, जिसने एक साधारण से छात्र को एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। द अंकुश बजाज शो में हमारे साथ हैं आज श्री अजय चंद्राकर जी। सबसे पहले धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू, आपने बुलाया, इज्जत बख्शे उसके लिए। जी, तो सर सबसे पहले हम वो किस्सा सुनना चाहते हैं जो काफ़ी आपके बचपन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई मंत्री जी आपके स्कूल के पास से गुजर रहे थे और आप लोगों ने उनको रोक के कुछ कुछ अपनी मांगे रखी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है, माननीय यशवंतराव जी मेघावाले कुरुस से ही निर्वाचित विधायक थे। जी। 77 में जनता शासन में मंत्री बने। तो हमारे स्कूल के सामने से वो गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने रोक लिया, कुछ मित्र मिलके, और स्कूल के मैदान के समतलीकरण के लिए और स्कूल में बिजली लगाने के लिए, हाई स्कूल में। वो अप्रत्याशित घटना थी, अचानक घटी। प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, हमारे गार्जियन में भी हड़कंप मच गया, लेकिन उन्होंने सहृदयता के साथ वो दोनों मांगे मान ली, और स्कूल के मैदान के लिए 10,000 रुपये और बिजली लगाने के लिए उन्होंने 1,000 रुपये दिए। अच्छा, तो जैसे सर हम लोग जानते हैं आप एक छोटे से, अभी तो आपके कारण कुरुद काफ़ी अच्छा शहर ही हो गया है, बट आप एक छोटे से गांव से आते हैं, तो आपकी शुरुआत कैसी रही और आप स्कूल में किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ रहती थी जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा, आप क्या आपने उस समय डिसाइड कर लिया था कि आपको इसी पद में आगे बढ़ना है? नहीं, डिसाइड तो स्कूली जीवन में कहाँ करेंगे, लेकिन स्कूली जीवन में भी सभी गतिविधियां में हम भाग लेते थे। जी। समझ रहे हैं ना? जी। तो सोशल कल्चरल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो सार्वजनिक जीवन को शुरू से पसंद करता था ऐसा। जी। जी। और आपके नाम को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डाला दाऊ के नाम से। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी और क्या आप? नहीं, स्टोरी जी। कुछ नहीं है। मेरे मदर फादर मुझको बोलते थे बचपन में, डाला 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 करके। अब किसी ने निक नेम चला दिया होगा, जी। तो वो फैल गया, और बचपन का नाम, स्कूल का नाम, सारे लोग। और मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा तो अजय चंद्राकर और कोष्टक में डाला लिखा था। जी। दूसरे चुनाव में उसको डिलीट कर दिया। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो उस नाम से मुझे संबोधित करते हैं। तो आपके कोई घनिष्ठ मित्र होंगे या फैमिली वाले होंगे जो भी आज भी? बहुत कम लोग बचे हैं। कहा ना आया आपको, वो 50 साल पुरानी बात थी, समझ लीजिए। जी। 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 40 साल पुरानी बात थी। जी।
सर आपने हिंदी साहित्य में भी काफ़ी पढ़ाई की, एमए भी किया, रिसर्च भी किया आपने उसमें। और ज़्यादातर हम आज के नेता को देखते हैं वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो उसने आपके जो अभी आप करते हैं उसमें आपकी कुछ उससे रिलेटेड कुछ पार्टीशन आपको हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी या जो अभी आप दैनिक जीवन में उसको अपनाते हैं? देखिए साहब, बहुत मेरे पास बहुत क्लियर था जब हायर एजुकेशन में था, तो मैं रेगुलर पढ़ूंगा तो अंग्रेजी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। जी। प्राइवेट पढ़ूंगा तो हिंदी में करूंगा, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट ही पढ़ना था मुझको। तो प्राइवेट पढ़ने की स्थिति थी उस समय, मैं राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हो गया था। जी। तो प्राइवेट जब की तो हिंदी में किया, हिंदी साहित्य में। उससे और हिंदी साहित्य में करने का लाभ सार्वजनिक जीवन में बहुत मिलता, तो उससे लिखने पढ़ने बोलने सब में। जी, जी। तो ऐसी कुछ कविता थोड़ा-सा आप बताएँ कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, जो आपने उस समय पढ़ी हो? मैं कविता का आदमी तो नहीं था। जी। कविता मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नाटक का आदमी था, सही कहा जाए तो। मेरी अपनी खुद की नाटक मंडली थी, अभिव्यक्ति कला मंच। अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भी हमने भाग लिया। जब मैं पढ़ता था और इस क्षेत्र में था, तो विष्णु प्रभाकर के नाट्य साहित्य के अनुशीलन में मैंने पंजीयन भी कराया था अपना, पीएचडी का। नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन करवाया था। जी। अब कविता का जहां तक है जो आपने कही, तो मेरे प्रिय कवि लेखक विधानसभा में भी मैं लिखता हूँ, वो है तुलसीदास जी, रामचरितमानस। समझ रहे हैं? जी। आज यदि उसकी कविता बोलूंगा तो मुझको लोग ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, पिछड़ा हुआ बोलेंगे, नई कविता का जमाना। अब वो बेचारे अनुशासित कविता लिखते थे, छंदबद्ध कविता लिखते थे, है ना। तो बहुत सारी पंक्तियां हैं मानस की जो जीवन को प्रेरणा देती है, मुझे ही नहीं। और तुलसीदास जी इसलिए प्रासंगिक हैं कि 500 साल बाद भी उनकी पंक्तियां सबसे बोली पढ़ी लिखी जाती है, और सबसे ज़्यादा कही जाती है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब 500 साल बाद है। तो समाज में जितना प्रभाव रामचरितमानस का है, किसी दूसरे का नहीं है। जी। तो तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो उनके निजी जीवन में भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई थी, जिनसे उनको प्रेरणा मिली और वो इस मार्ग में आगे बढ़े। तो ऐसी आपके जीवन में कौन-सा आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेरणादायक रहा और आपको आगे बढ़ने के लिए कोई टर्निंग पॉइंट जो हम लोग हर की जीवन की बात करते हैं, वो आपको कौन-सा याद आता है आपके जीवन में? टर्निंग पॉइंट में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बचपन से राजनीति के शुरुआती दिनों में जिनका मार्गदर्शन मिला, वो गोविंद सारंग जी थे। जी। वो 93 में उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ लीजिए करके, पर मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था। 98 में मैं मानसिक रूप से जब तैयार हुआ तो वो चले गए थे छत्तीसगढ़ से, लेकिन 98 में भी मिल गई टिकट, वो नहीं थे तो भी। और और पहले ही लगातार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और सर मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो आपका मैंने देखा कि आपका विवेकानंद जी के विचारों से काफ़ी आपका गहरा जुड़ाव रहा है। और ऐसे कौन से उनके नियम हैं जो आज भी आप उसको अपने दैनिक जीवन में उसका अनुसरण करते हैं? मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो आश्रम के पीछे रहता था। एक दिन घूमते घूमते मैं पहुंच गया आश्रम, तो राम किंकर जी का प्रवचन चल रहा था मानस रोग पर। तो पूरा सेशन मैंने सुना। उसी दौरान मेरी सत्यरूपानंद जी से भेंट हुई। उससे पहले मेरी एक आध दो बार आत्मानंद जी से भेंट थी। आत्मानंद जी थे उस समय। जी। तो आत्मानंद जी से कुरुद ले जाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर उनकी व्यस्तता ऐसी थी कि कुरुद में उनको ले नहीं पाया। पर स्वरूपानंद जी 2-3 बार गए। अब उनका भी देह शांत हो गया। और विवेकानंद जी इसलिए 2 कारणों से पसंद थे। एक तो भारत की धर्म संस्कृति अध्यात्म, तो 11 सितंबर 93 के भाषण के बाद दुनिया के सामने जब रखा, तो हिंदुस्तान के बारे में लोगों का नजरिया बदल गया, जी। या जानने की उत्सुकता बदल गई, बन गई। दूसरा यह है कि मठ मंदिर
को उन्होंने समाज के साथ जोड़ा जी। कि सेवा कार्य भी करिए कर्मकांड के साथ साथ, जी। और स्वास्थ्य को भी जोड़ा करते थे ना। मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा नौजवानों को कि फुटबॉल खेलो, ये जो कहते थे, तो वो उन्होंने एक नया चिंतन, नई परिभाषा जो कही, अब वो अपने आप में बहुत अद्भुत थी। जी। तो फुटबॉल का जिक्र हुआ है तो आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है इस क्षेत्र में। और जितना क्रिकेट और बाकी हम खेल्स देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खासकर, उतना ज़्यादा फुटबॉल का प्रचलन नहीं है। तो क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए युवाओं के लिए फुटबॉल को लेके? मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, उसके बाद भी ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में खेल की संस्कृति नहीं। जी। जो दावे होते हैं, जो कहे जाते हैं, वो सब ऐसे ही हैं। ग्रास रूट से जो तैयारी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, जो एक कि सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। जी। हरियाणा में पहलवान निकलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भारोत्तोलक निकलते हैं, केरल में एथलीट निकलते हैं, तो हैदराबाद में बैडमिंटन टेनिस वाले निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। बम्बई दिल्ली आजकल क्रिकेटर तो छोटे शहरों से भी निकल रहे हैं। तो ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई भी आर्चरी में संभावना हो सकती, हम्म। और उसका कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं है। स्कूल विश्वविद्यालयीन खेल हैं, ओपन खेल हैं, किसी भी खेल के हों, वो कब होते हैं कैसे होते हैं वो पता नहीं चलता। जी। तो लेकिन बनेगा, निराशावादी हमें कभी नहीं होना चाहिए। आपके कार्यकाल की अगर बात करें तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था आपके कार्यकाल में, जिसमें 3 विश्वविद्यालयों का एक ही दिन में नियम पास हुआ था। तो एज अ एजुकेशन मिनिस्टर आपने वो पास करवाया था, तो उसके बारे में थोड़ा एजुकेशन बताइए। में बहुत सारे काम हुए साहब। जी। तीनों यूनिवर्सिटी अलग अलग नेचर की थी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, पत्रकारिता थी, ओपन यूनिवर्सिटी थी। ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई अपन ने, जीईआर बढ़ाना था अपन को, हम्म। 1.5-2% जीईआर था। तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खुला, उस समय एनआईटी खुली, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रीजनल साइंस सेंटर खुला। महाविद्यालय की संख्या बहुत बढ़ी, रीजनल आईटीआईज बहुत खुले। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैंने स्वास्थ्य भी था ना मेरे पास, जी। हायर जी। एजुकेशन के बाद, जी। तो मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी संख्या। उस समय तो 100 सीटों से अपन ने शुरू की थी ना, आज 2400 के आसपास सीटें हैं, 2350-2400 सीटें हैं। तो क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना, संस्थाओं को बनाना, स्कूल एजुकेशन भी था मेरे पास, हिंदी ग्रंथ अकादमी मैंने बनाई, सैनिक स्कूल को खोला, और ओपन स्कूल शुरू आईएएम की भी करवाया। शायद शुरुआत उसी समय आईएएम ही। पत्र व्यवहार हुआ था उस जी। समय। अच्छा। आईएएम ट्रिपल आईटी चर्चा में थी, जी। जो सीएसआर में बने एनटीपीसी के सहयोग से, वो चर्चा में थी। जी। तो बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण, जी। जो छत्तीसगढ़ के लिए माइल स्टोन है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि संस्थाएं पीढ़ियों के लिए बनती। सर, जी। सर, अगर आप आपके छात्र जीवन की बात करें तो आपको एक फायर ब्रांड डीलर माना जाता है, लीडर माना जाता है आपको। और उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी वो ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति होती थी। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो मुझे जितना थोड़ा सा समझ में आता है, दो तरीके की राजनीति चल रही है अभी। एक तो लोग ज़मीन ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया वाली भी राजनीति काफ़ी एक्टिव है, खासकर युवाओं में। तो उसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, सोशल मीडिया है, एआई है, इसके प्रभाव को आप चाह के नहीं नकार सकते। लेकिन दीर्घकाल तक राजनीति करनी, 2020 का मैच खेलना है तो बात अलग है। हम्म। दीर्घकाल तक राजनीति करनी है। मैं 5 बार निर्वाचित हूँ, और कई लोग हैं जो पन्नूलाल जी मोहले, ब्रिजमोहन जी, जी। या बहुत बार निर्वाचित हैं लोग, और हमसे ज्यादा। तो जमीन से जुड़ा रहना पड़ेगा, विचारधारा के प्रति आग्रह रखना पड़ेगा। तो आपको कभी ऐसा भी फील होता है, जो लोग काफ़ी आपके आसपास भी हैं और अच्छे नेता हैं,
और बहुत ही ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, पर उनको कई बार वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद मिलना ही आगे का रास्ता खोलता है। मंत्री मुख्यमंत्री जनता का आशीर्वाद के बाद ही बनते हैं, जी। समझ रहे हैं ना। तो जनता का आशीर्वाद मिलना लोकतंत्र में बड़ी बात है, और लगातार मिलना और बहुत बड़ी बात है। पार्टी का विश्वास जीतना बड़ी बात है। जी। और एक अगर आपके और पहले अर्ली लाइफ में जाएं सर, तो 1987 की शायद बात है जहाँ पे आप जेल भी गए थे 7 दिनों के लिए। तो वो क्या घटना हुई थी? कुरुद में एपिडेमिक हो गया था, हैजा फैल गया था। पानी साफ करवाने के लिए बहुत बार हमने कहा, नहीं किए तो मर रहे थे लोग, 5-6 लोग मर गए। तो फिर हमने कहा जेल भरो, चलो घर में रह के तो लोग मर रहे हैं, जेल में ही मरते हैं। फिर 7 दिन तक रहे, तो बाहर निकले तो तालाब को खाली करवा के साफ करवाया गया। फिर जब आप पहली बार विधायक बने थे, तो 1998 की बात हम लोग करते हैं, तो उस वक्त में सबसे ज़्यादा आपको क्या फील हो रहा था? मतलब खुशी हुई, डेफिनेटली आपको खुशी तो हुई होगी, बट ऐसी कौन सी आपको? विधायक बना तो दो चीजें हैं साहब। जी। हमने छत्तीसगढ़ बनते हुए देखा, छत्तीसगढ़ के लिए जो विधेयक है उसमें भाग लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा जसपुर हाल में जो हुई, तो हम पहले कार्यकाल में 2 राज्य 2 विधानसभाओं के सदस्य रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ को बनाने की प्रक्रिया के भी भागीदार रहे, और बनते हुए भी देखा और संवरते हुए भी देख रहे हैं। जी। माने पुरखों का जो सपना था उसको साकार करने में थोड़ी सी भूमिका रही, महान लोगों की भूमिका थी, अपन एक इक्विपमेंट थे समझ लीजिए। और ये गर्व का क्षण था। व्यक्तिगत अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, भावनात्मक अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और आपकी जीत की बात करें तो 6 में से 5 बार आप जीते हैं, और एक हार की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। 2008 की जो आपकी हार थी, वो आपको किन कारणों से आपको लगता है हुई थी? क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था तो देखा, मतलब कहीं पे पढ़ा भी था कि किसी बड़े उस समय अपोजिशन में जो थे उनका बहुत बड़ा हाथ था आपको हराने के लिए। आपका कुछ निजी उनसे कुछ वार्तालाप हो गई थी, ऐसा देख कुछ? क्या है, अपोजिशन इधर उधर को छोड़िए, राजनीति में हार की न शिकायत होना चाहिए, न जीत का दम होना चाहिए। रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। उस हार के बाद फिर मैं 4 बार चुनाव जीत चुका समझ लीजिए। जी। और मैं जिस तरह की राजनीति नहीं करता उस तरह की राजनीति का भी शिकार हुआ, अफवाहों का, आरोपों का। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप लगाता नहीं ना, और अफवाहों करता नहीं, चरित्र हत्या करता नहीं। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, चलता है, और मैं उसको इस तरह स्वीकारता हूँ कि राजनीति के अवयव हैं। और आज सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड धमतरी जिला में मेरे नाम से। तो जनता ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया कि जी। अफवाहों की उम्र कितनी होती है वो समझ लिया कुरुक्षेत्र या धमतरी जिले या छत्तीसगढ़ की जनता ने। सर, अगर हम लोग एक बात करें कि अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले की बात है, जिसमें टीएस सिंहदेव को आपने बात की है कि एक दिन का सीएम बनाना चाहिए या मैं बना दूंगा। वो क्या था, व्यंग था? वो नहीं, व्यंग व्यंग नहीं था। देखिए वो सीजन लीडर, जी। योग्य भी हैं। उन्होंने ही कहा 2.5 साल का समझौता है, नहीं बनाया गया। मैंने कहा कि फिर से स्टेटमेंट उसी दिन आया था कि मैं बनने के लिए, कौन नहीं कहेगा। मैंने कहा कांग्रेस में हसरत पूरी नहीं हो सकती। तो जैसे जिनकी बहुत इच्छा रहती है ना, विशेष लोगों को कलेक्टर 1 घंटे के लिए चेयर में बिठा कलेक्टर बना देता है, एसपी बना देता है, लेफ्टिनेंट जनरल बना देते हैं, पायलट बना देते हैं। तो हम भी कुर्सी में बिठा के उनके कैप पहना के, कलम पकड़ा के मुख्यमंत्री बना देंगे। जी। इस्तीफा दिलाना है, ऐसा नहीं था वो। जी। आप समझ गए ना मैं जो कह रहा हूँ। जी। आप पेपरों में भी पढ़ते होंगे कि 1 घंटे के लिए उनकी इच्छा पूरी की गई, कलेक्टर बनाया गया चेयर में बिठा के। तो सीएम साहब के ऑफिस या क्या चेयर घर के ऑफिस में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बिठा देते, भाई चलिए आपकी इच्छा पूरी हो गई,
अब आगे बढ़ी है करके। सो आपका जो छवि है वो स्पष्ट वक्ता के रूप में आई है सरकार में भी, और कई बार हमने देखा है कि आप अपनी सरकार से ही बहुत सारे, और जो कि जनता के हित में होता है, और क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे अभी भी हम लोग आपसे डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने एक जो जो पॉइंट बताए कि खेल के क्षेत्र में सरकार को बहुत चीज़ें अभी नहीं, काम मैंने करना सरकार बाकी है। शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी। छत्तीसगढ़ का जी। अकेले सरकार जिम्मेदार है ऐसी नहीं, खेल संगठन भी हैं उसमें, खिलाड़ी भी हैं उसमें, सब हैं। जी। खेलने का कल्चर ही कम हो रहा है, सरकार क्या कर लेगी? जी। आपके सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब दिनचर्या में हावी हैं, तो सरकार क्या कर? देखिए, स्पष्ट वक्ता हैं, फायर ब्रांड हैं, क्या हैं? ये आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा गढ़ी गई छवि, जी। समझ रहे हैं ना? जी। बेबाक बात करना फायर ब्रांड नहीं होता, और अपने मुद्दों पर कायम रहना राजनीति में बड़ी योग्यता है। यह हमारे गुरुजी ने ही हमको सिखाई। यदि मुद्दे जनहित के हैं तो उसमें बात प्रखरता से, मुखरता से रखनी चाहिए। राजनीतिक तौर पे भी जब मैं आक्रमण करता हूं, जब बोलता हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोलता। मैं कहीं पे टीएस बाबा जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोला। बहुत सज्जन आदमी है, बोल रहा हूं मैं तो व्यक्तिगत तौर पे। तो कई बार विधानसभा में बोलता हूं कि साहब मेरी आवाज तेज है, 20 साल 25 साल से आप लोग सुन रहे हैं, ये उत्तेजना बिल्कुल नहीं होती, बोला मैं। लेकिन अब एक परसेप्शन बना दिया जाता है, ठीक है, कोई बुराई थोड़ी ना है उसमें। जी। और आपने अपना करियर का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा सरकार को, भाजपा पार्टी को दिया है। तो इस दौरान आप माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी आपकी मुलाकात हुई होगी। तो उनसे रिलेटेड कोई किस्सा बताइए, जो आपका एक पहला जैसे होता है फर्स्ट इम्प्रेशन वाला जो किस्सा होता है, वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं तो। देखिए, अटल जी से 5-7 बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई। सबसे पहले तो धमतरी में मुलाकात हुई थी उनसे, षष्ठी पूर्ति का 1 लाख रुपया उनको देना था। उसके बाद कुरुद में मुलाकात हुई, जब वो राजीव गांधी जी के दुगली प्रवास के बाद दुगली जा रहे थे, तो हम लोगों ने रोक के उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद चले गए 11-12 एमएलए, तो मुलाकात हुई। फिर जब नहीं रहे तो मैं शिक्षा मंत्री था, तो एक मीटिंग में गया था, एक पार्टी मीटिंग में गया था। तो एक आध में 2 मीटिंग ऐसी थी जिसमें अटल जी उपस्थित थे। मैंने बाहर निकल के लोगों को कहा कि राजनीतिक जीवन में जिनको हमने आदर्श माना, हम सपने में नहीं सोचे थे कि कभी अटल जी की बैठक में भी भाग लेने का हमको मौका मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि सार्वजनिक जीवन जीने की उपलब्धियां जो चाहिए, शौक जो चाहिए, वो हसरत जो चाहिए, जो कह लें वो पूरी हो गई। अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा करके। जी। और उनका जो एक विल पावर था, आपको लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था? जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है, आज अगर हमारे पास सीटें नहीं हैं, जो उनका भाषण बहुत ही आज की डेट में चला अरे था। आप देख लीजिए, पहली बार निर्वाचित हुए तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके भाषणों की प्रशंसा की और कहा कि ये कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कैसे होंगे। जी। मैं उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया बोलती है उसके बारे में। अभिभूत हैं लोग उनके निर्णय से, उनकी कविता से, उनके साहित्य से, उनकी वाक्पटुता से, उसके सैद्धांतिक आग्रह से, उनके लेखन से, के भाषण से, और उनकी सहजता से, उनकी सरलता से, जितने प्रकार के गुण होते हैं, त्याग से, जी। संघर्ष से, सब चीज तो एक व्यक्तित्व में होना चाहिए, वो संपूर्ण व्यक्तित्व थे। और आपकी कभी मुलाकात माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हुई होगी? नरेंद्र मोदी जी, पहली बार जब हम विधायक लड़े जी। तो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। आप ये कह सकते हैं कि हमको पहली बार टिकट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मुलाकात हुई एक बार। जी। और अगर बात करें कि 27 नवंबर की रात को आपको एक धमकी मिली थी
शायद 2017 की बात है। कुछ खनन को लेके या कुछ लोगों ने आपको धमकी दी थी, जिसके बाद पूरा कुरुद बंद रहा था। तो वो क्या इंसिडेंट था और क्या हुआ था उस टाइम पे? धमकियां तो मुझे कई बार मिली, मैंने विधानसभा में भी नंबर दिए थे। तो धमकी से मैं डरने वाला नहीं। कुरुद बंद का जहां तक सवाल था तो वो जनता का रिएक्शन था, तो मैं क्या करूंगा उस। जी, तो एज अ लीडर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मेरे साथ जनता का सपोर्ट है, तो मुझे। अब ऐसा है, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, विपक्ष में हो या सत्तारूढ़ दल में हो, विपक्ष में लड़ते हैं, शासन में बैठ के निर्णय लेते हैं, तो यदि कुछ ना कुछ विरोधी होंगे जी और उनसे डर गए तो दुबक गए, ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना हो। वैसे हम है नहीं। सर, आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको आपने तो सलाह दी कि आपको अगर 2020 अगर खेलना है तो ठीक है, बट अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है और ज़्यादा लंबा में खेलना है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल में और ज़मीनी तल की में काम तो करना ज़रूरी है। और क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो वैचारिक आग्रह होना चाहिए। ये बिहार चुनाव देखिएगा, दल बदल शुरू होगा टिकट घोषणा होने तक, नामांकन के पहले इधर के उधर के उधर, संस्कृति है वो, समझ रहे हैं ना। तो संस्कृति है तो वो दल क्यों बदलते? दल बदल का सीधा अर्थ है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति। तो वो करियर में विश्वसनीयता नहीं होती। जी आप गलत सलत काम करते रहते होंगे जिसको संरक्षण के लिए आपको पावर पॉलिटिक्स की या संभावनाओं की जरूरत पड़ती। विचारधारा के प्रति आग्रह, समर्पण, पालन, डेडिकेशन जो है, लगे रहो। लेकिन आप ज्वाइन करते हैं, आपको टिकट चाहिए, आपको पद चाहिए, आप न्याय करें या अन्याय करें पद के साथ, लेकिन चाहिए। तो ये जो कल्चर है शॉर्टकट का, तो उसमें कहेंगे कि हम लीडर बन जाएंगे, तो नहीं है ऐसा। स्थापित हस्ताक्षर होने के लिए सार्वजनिक जीवन बहुत त्याग मांगता। तो इस बीच कृपाण में की धार जिसको बोलते हैं ना, उसमें चलना पड़ता। जी, तो इस दोनों के बीच में आप अपने निजी जीवन और आप इस जीवन को कैसे एक बैलेंस करके चल पाते हैं? पूरी दुनिया जानती है साहब, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत विश्वास रखता हूँ और समय का पालन करता हूँ। आपके पास 10:30 बजे बोला था, मैं 10 मिनट पहले आ गया था। जी तो जीवन में संतुलन, टाइम मैनेजमेंट यदि आप जानते हैं, करते हैं, तो सब चीज के लिए समय निकलता है। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते वही बोलते हैं मैं व्यस्त हूं करके। व्यस्त कोई रहता नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता उनके पास। सबके लिए समय है अपने पास। बट अगर आप शुरुआती जीवन की बात करें, जब आपने कई बार होता है, जैसे हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को उतना समय नहीं दे पाते, जिसमें उनकी भी नाराज़गी देखी जाती है। तो वैसा भी आपके पास साथ कई बार ऐसा हुआ होगा? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं रहती। बच्चे के साथ भी हम घूमने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी काफी पीने जाते हैं। और सबसे प्राथमिक काम होता है पार्टी का काम। जी जिस दिन पार्टी का काम रहेगा उस दिन दूसरा काम करेंगे नहीं, पार्टी का ही काम करेंगे। कल आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में जाना है, परसों आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में जाना, तो उस दिन दूसरा काम नहीं होगा। और अगर आप आज 18 साल के अजय चंद्राकर जी से फिर से मिलते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा रुक जाओ या जोश से आगे बढ़ो? जो अजय चंद्राकर ने जीवन स्वीकार किया था, जी उसमें जो गलतियां जीवन में उन्होंने की होंगी, उन गलतियों को दोहराना मत। जी गलतियों से सबक लेना। अजय चंद्राकर जानता है कि गलतियां क्या क्या हुई। और अपनी असफलता के लिए खुद चिंतन करो, दूसरों के ऊपर मत दोष दो।
परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए जो आपका किलर इंस्ट्रक्ट है ना, उस पर भरोसा करो या उसको पैदा करो। अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। जी। और कई बार हम लोग कुछ भी काम करते रहते हैं, या आपके पास भी कई बार ऐसा जीवन में आता है कि ऐसा फील होता है कि अब यहाँ से तो कुछ दिशा नहीं दिख रही है, डेड एंड है, और बहुत ही असामंजस्य की स्थिति एक पैदा हो जाती है। सबके निजी जीवन में भी होती है और अपने व्यावसायिक जीवन में भी होती है। तो उस समय जो अनसर्टेनिटी रहती है, वो लोग कैसे उसको हटाने चाहिए लोगों को? मैं तो ठंडे दिमाग से ही सोचता हूं हमेशा कि इसको क्या किया जाना चाहिए, या नहीं तो उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, सीनियर हैं, जिस क्षेत्र के, पार्टी का मामला हुआ तो संगठन मंत्री जी से पूछ लो, परिवार का मामला हो तो मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, पूछ लो, सार्वजनिक जीवन के मामले हों तो साहब जो सहयोगी हैं उनसे विचार विमर्श कर लो। तो जब आप मैं पर विश्वास ही रखेंगे तो उलझेंगे, सार्वजनिक जीवन में यदि हैं तो हम पर विश्वास रखेंगे तो हल निकल जाएगा। और 2030 में अगर आप छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं तो कहाँ देखना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे अटल जी को मानता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये फ्री में मिलने चाहिए लोगों को। तो शिक्षा समझ रहे के हैं? क्षेत्र में और क्या लगता है आपको कि और क्या चीज़ें अभी आने वाली हैं, या सरकार जिसमें अच्छा काम कर रही है? आज सरकारी बात नहीं करते, सब सरकारें एक आध चीजें अच्छी करती हैं, लेकिन राष्ट्रबोध जो है, समझ रहे हो ना, अधिकांश पार्टियां जो है टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात करती। भारतीय जनता पार्टी अकेले है जो नेशनलिज्म की बात करती। समझ रहे हो? जी। ये है असली चीज। या पारिवारिक बात करते हैं टेरिटोरियल के अतिरिक्त। तो इस बीच में जिस विचारधारा में काम करते होंगे मजा आता है कि हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो जी। और जैसे हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में देखा है, जैसे आपने भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, और बीच में 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है स्किल डेवलपमेंट को लेके, और स्किल शिक्षा को लेके उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कि जिस क्षेत्र में हमको और काम करना चाहिए? जैसे हम अगर बात करें फाइनेंस मार्केट की बात करें, लोगों को बेसिक आज की डेट में अपने फंड्स के बारे में नहीं पता है, फाइनेंस के बारे में नहीं पता है, लोगों को बेसिक बैंकिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता देने की ज़रूरत है। तो आपको ऐसा कौन सा स्किल लगता है जो आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस युग में? जो वैश्विक घटनाएं घट रही उसमें माननीय मोदी जी ने आते ही अनुमान लगा लिया था। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसका लोगो बना, जिसको लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया। फेक इंडिया, शेर के लोगों भर में अब दिखता है और कहीं नहीं दिखता। आत्मनिर्भर भारत, ओकल लोकल फॉर वोकल, इस तरह की। तो जब हम अपने पारंपरिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं, और आज की तारीख में रिसर्च है, इनोवेशन है, मशीन है, तो पारंपरिक ज्ञान के यदि वैल्यू एडिशन कर देते हैं वे, तो समझ लीजिए कि उससे बड़ी चीज ही नहीं। उस पारंपरिक ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं, उसका वैल्यू एडिशन करें, उसकी पैकेजिंग सिखाएं, उसके निर्यात सुनाएं, उसको बाजार करें, उसको कच्चे माल की व्यवस्था करें, उसके मार्केटिंग के लिए सिखाएं। तो अभी आपने पढ़ा होगा
कि भदोही की कालीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया करके। तो पारंपरिक ज्ञान ही है, भदोही में और कश्मीर में ही कालीन बनते हैं हिंदुस्तान में। जी। तो अब वो नारा ने जीवन का अंग बनाने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रम्प का कुछ ना कुछ आए दिन हर टैरिफ और ही चल रहा है। चाइना को लेके वार हो गया, इंडिया को लेके उसने इतने सारे टैरिफ बढ़ा दिए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत खुद ही आत्मनिर्भर भारत जो है वो पूरा क्या ट्रम्प कंप्लीट का हो? उपनाम बीबी है क्या? सही सही है। हाँ, हो सकता है। देख के बताइएगा तो मुझको सोशल मीडिया में जी। या पूछ के। जी। जो शक्तिशाली राष्ट्र अपने आप को समझता है, नीति वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने वाला अपने आप को समझता है, यदि उसमें अस्थिरता रहती है नीति निर्णय लेने में, तो विश्वसनीयता समाप्त है। अभी वो नीतियों को प्रभावित नहीं कर रहा, अभी व्यापार और इकोनॉमी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। दुनिया में सबसे कर्जीला राष्ट्र है, प्रति व्यक्ति कर्ज सबसे ज्यादा यदि कहीं होगा तो वो अमेरिका में होगा। और ऐसा देखा गया है कि अमेरिका में अगर कुछ भी इस तरीके की स्थिति आती है, जब भी डाउन आता है, तो वो अपने कहीं ना कहीं चाहते हैं कि विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध हो, क्योंकि उनकी जो सैटेलाइट इकोनॉमी की है उसी से रिलेटेड ही है, जिससे उनको फ़ायदा है। तो क्या आपको इसका कुछ संकेत मिल रहा है अभी जैसे? बट अभी वो कुछ नहीं, जी। सारे देश वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ दिन प्रभाव दिखेगा, और जब विकल्प की तलाश हम कर लेंगे और उस दिशा में बढ़ेंगे, दूसरे राष्ट्रों के साथ समझौता ट्रेड का होगा, या लोग समझ जाएंगे कि और रास्ते हमको तलाश करने हैं, तो इनका प्रभाव आप ही आप कम हो जाएगा, और तथाकथित उसके जो ट्रम्प के ट्रैफिक टेररिज्म है वो खत्म हो जाएगा। तो सर, अगर आपके जीवन में कोई किताब लिखी जाए तो उसका क्या नाम होगा? अब ये तो लिखने वाला बताएगा यदि, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मेरा ऐसा कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। सार्वजनिक जीवन का छोटा सा कार्य करता हूं, है ना। मेरे से बहुत उल्लेखनीय काम सार्वजनिक जीवन में लोगों ने किया, हम तो उसका अनुसरण ही किए, उनसे सीखे हैं। और जनता का आशीर्वाद है कि लोग जानने लगे, पार्टी का आशीर्वाद है कि लोग जानने लगे, यही उपलब्धि है। माता पिता का आशीर्वाद है कि उन्होंने कुछ भी करने के लिए कभी मना नहीं किया, तो कुछ बन गए। तो ये 3-4 अवयव हैं जो मिल के एक पहचान बना दी। तो उस पहचान में कोई गुरूर नहीं है, काम किया उसमें गुरूर नहीं है, क्योंकि मेरा योगदान कुछ नहीं है, मेरी पार्टी का, मेरे माता पिता का और जनता का ही योगदान है। मैं तो उनकी ओर से एक टूल हूँ, समझ लीजिए। जी। सर, बातें करते जाएंगे तो मुझे लगता है पूरी शाम ही हो जाएगी, और इतना समय आपने दिया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप थोड़ा बहुत समय जरूर जरूर निकालें जरूर हमारे साहब, लिए। आपने आज भी इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू देता हूँ आपको, धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ विधायक श्री अजय चंद्राकर, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, और उन्होंने एक बहुत ही अपनी स्टोरी शेयर की, जिसमें एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ किसी भी काम को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही हमारा द अंकुश बया शो का मकसद है, कि उन कहानियों को आपके सामने लेके आएँ जो ये याद दिलाती हैं आपको कि राजनीति तब खूबसूरत बनती है जब साहस, सच्चाई और सेवा साथ। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक लोगों को और लेके आएँ, तो आप सुझाव दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी एक बूस्ट मिले और लोगों को आपके सामने रखने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।